एक ऐसी कंपनी जिसके सामने अमेरिका, चाइना के साथ और कई देशों की सरकार भी मदद के लिए हाथ फैलाती है। एक ऐसी कंपनी जो एप्पल, अमेजॉन, मेटा, गूगल जैसी कंपनीज को भी अपनी उंगलियों पर नचाती है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी आप में से 99% लोग ना तो इस कंपनी के बारे में जानते होंगे और ना ही अलादीन नाम के इसके उस हथियार के बारे में जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये इतना पैसा है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी की टोटल वेल्थ भी इसका सिर्फ 1% है। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस सिर्फ पैसे पर ही नहीं है, बल्कि हर उस प्रोडक्ट पर है जो आप खरीदते हो, बैंक आप जाते हो, कार आप चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक रॉक से इंटरेक्ट करते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1952 से, जब कैलिफोर्निया के एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में लैरी फिंक का जन्म होता है। लैरी के पिताजी फ्रेड फिंक की एक जूते की दुकान थी और उनकी मां लीला फिंक एक कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाया करती थी। अगर लैरी फिंक की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने साल 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पॉलिटिकल साइंस में बीए और रियल एस्टेट में एमबीए कंप्लीट किया और साल 1976 में उन्होंने फर्स्ट बॉस्टन नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंक को एज ए सिक्योरिटी ट्रेडर ज्वाइन किया, जहां उन्होंने मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज पर काम किया। फर्स्ट बॉस्टन में लैरी फिंक एक राइजिंग स्टार थे और कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 10 साल में ही अपनी कंपनी को $1 बिलियन कमा कर दिया था। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, यहाँ तक कि लोग उन्हें फर्स्ट बॉस्टन के नेक्स्ट सीईओ भी मानने लगते हैं। लेकिन साल 1986 वो साल था जो सब कुछ बदल देता है। उनकी टीम के एक गलत कैलकुलेशन की वजह से कंपनी को $100 मिलियन का लॉस होता है। अब क्योंकि लैरी फिंक ही उस टीम को लीड कर रहे थे, तो इस लॉस की सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ जाती है और उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता है, असल में खेल तो यहाँ से शुरू होता है। 2 साल बाद 1988 में लैरी फिंक अपने 7 कलीग के साथ मिलकर ब्लैक रॉक की शुरुआत करते हैं। इस बार उनकी टीम फाइनेंस के अलग अलग हिस्सों से आई थी, जैसे कि ट्रेडर्स, एनालिस्ट और मैथमेटिशियन। इस बार सिर्फ उनकी टीम ही अच्छी नहीं बनती है, बल्कि उन्हें ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन से $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। शुरुआत में तो ब्लैक रॉक ब्लैकस्टोन के साथ ही बड़ी होती है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के विजन बदलने लगते हैं। एक तरफ जहां फिंक को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, वहीं दूसरी तरफ श्वार्ज़मैन कंट्रोल चाहते थे और इसी वजह से साल 1994 में श्वार्ज़मैन अपने 35% शेयर्स को मात्र $240 मिलियन में बेचकर कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं। साल 1999 में ब्लैक रॉक $14 के साथ अपना आईपीओ लॉन्च करता है, जिसमें कि उसे $900 मिलियन की फंडिंग मिलती है। 2004 तक आते आते ब्लैक रॉक $300 बिलियन का एसेट मैनेज करने लगा था। साल 2006 में ब्लैक रॉक मैरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर को एक्वायर करता है, जिससे कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग $1 ट्रिलियन पहुंच जाता है। पर साल 2009 वो साल था जो ब्लैक रॉक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। असल में साल 2008 के क्राइसिस के बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी ब्लैक रॉक को हायर किया ताकि उनकी सबसे टॉक्सिक एसेट्स को मैनेज किया जा सके और इसके कारण ब्लैक रॉक अब गवर्नमेंट का भी एसेट मैनेजर बन जाता है। और उसी साल ब्लैक रॉक ने बारक्लेज ग्लोबल इन्वेस्टर को एक्वायर किया, जिसके कारण इसका साइज डबल हो गया और ये $3 ट्रिलियन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बन गया। और आज 2025 में ब्लैक रॉक $11.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एसेट्स अकेले मैनेज कर रहा है। तो ब्लैक रॉक जो इतना सारा पैसा मैनेज करती है, उसका ज्यादातर हिस्सा बड़ी बड़ी पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी से आता है। तो ये बड़ी बड़ी पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज खुद पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय इसे ब्लैक रॉक जैसे बड़े एक्सपर्ट्स को मैनेज करने के लिए देती है और ब्लैक रॉक इन पैसों का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनीज में बहुत सारा शेयर्स खरीदता है, जिसकी वजह से उसे उस कंपनी का वोटिंग राइट्स मिल जाता है। अब भले ही ये शेयर्स 3 से 10% ही क्यों ना हो, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर ये ब्लैक रॉक को उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वोटिंग राइट्स मिलने से क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जब आपको किसी कंपनी के वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तो आपको भी उस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का मौका मिलता है और इसी का इस्तेमाल ब्लैक रॉक अपने फायदे के लिए करता है। वो कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए पुश करता है, जिसका मतलब है कि कंपनी वर्कर्स को कम पैसे देती है और चीजें महंगी कर देती है ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो और इसी वजह से कभी कभी चीजें इतनी महंगी हो जाती है। और जब एक ही शेयर होल्डर बहुत सारी कंपनीज में होता है, तो कंपनी आपस में कम्पीट भी नहीं करती है, क्योंकि सबका प्रॉफिट तो एक ही जगह जा रहा होता है। इसके अलावा ब्लैक रॉक के गवर्नमेंट में भी कई लोग हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी वही रूल्स बनाती है जिसमें ब्लैक रॉक का ही फायदा हो। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इतना पावरफुल होने के बाद भी लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और मीडिया भी आखिर क्यों इसके बारे में बात नहीं करती है।
तो वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्लैक रॉक अपनी पॉलिसीज को प्राइवेट ही रखना पसंद करती है, क्योंकि अगर वो पब्लिक में आती है तो उसकी हर छोटी बड़ी चाल पे लोगों की नज़र होगी। और ब्लैक रॉक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और ऐसा करने में ब्लैक रॉक इसीलिए कामयाब हो जाता है क्योंकि 90% मीडिया को ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करता है। तो अब बात करते हैं उस सीक्रेट वेपन की जो ब्लैक रॉक को इतना पावरफुल बनाता है, जिसे लोग अलादीन के नाम से जानते हैं। अलादीन यानी एसेट लायबिलिटी डेप्थ एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये पैसे के लिए न्यूरल नेटवर्क का काम करता है। साल 1990 में अलादीन को लैरी फिंक की डिमांड पर बनाया गया था, ताकि मार्केट को ना सिर्फ देखा जा सके बल्कि उसके रिस्क को मेजर, एस्टिमुलेट और प्रिडिक्ट भी किया जा सके। अलादीन सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आप इसके पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एसेट्स को एनालाइज ही नहीं करता, बल्कि फ्यूचर में आने वाले वॉर्स, इन्फ्लेशन, पैंडेमिक्स और क्लाइमेट डिजास्टर जैसे हजारों फाइनेंशियल सिचुएशंस को सेकेंड्स में भाप सकता है। ये सिस्टम इस समय $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स की निगरानी करती है, जिसमें कि ब्लैक रॉक के अपने एसेट्स के अलावा राइवल फर्म्स, पेंशन फंड्स और गवर्नमेंट के भी एसेट्स शामिल हैं। ब्लैक रॉक सिर्फ सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर दूसरे मैनेजर्स भी रिलाई करते हैं। आपने अलादीन में कभी लॉगिन नहीं किया होगा, पर ये आपके पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को मैनेज कर रहा है। कुछ लोगों को तो डर है कि अगर कभी अलादीन फेल या मैनिपुलेट हुआ तो एक फाइनेंशियल सुनामी भी आ सकती है। आज अलादीन के पास इतनी पावर है कि वो यहाँ तक ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी राइज करेंगी, कौन सी फॉल, कौन सी कंपनी एक्सपैंड करेगी और कौन सी कोलैप्स करेगी। अब जरा ये सोचिए कि अगर किसी सिस्टम के पास इतनी पावर है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में दुनिया के लिए सबसे पावरफुल नॉन ह्यूमन थ्रेट भी बन सकता है। लेकिन फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, आज वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए गार्जियन का रोल निभा रहा है।